स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों हम 6th क्लास का इतिहास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आप लोग 2 वीडियो देख भी चुके हो। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक प्यारी बच्ची रसीदा के सवाल से, और उसको समझते समझते हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, नदियाँ समझी, है ना, और लोग कहाँ रहते थे, जौ की फसल, गेहूँ की फसल कहाँ हुई, पशुपालन कहाँ हुआ, और सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियाँ, यहाँ लोग क्यों निवास करते थे, यात्राएं क्यों करते थे, ये सब चीज़ें हमने क्या कर ली, समझ ली। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बेटा, है ना। चलो आगे हमने कल कहाँ छोड़ दिया था आपको? देश के नाम पर। आगे कहाँ छोड़ दिया था कल? कहाँ से स्टार्ट करना था मैं? देश के नाम पर। तो खोल लो किताब, आ जाओ वापस। चलो क्या लिखा हुआ है? देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और अपनी एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अरे ये तो बीच में पता लगाने को बोला है, वो लगा लेंगे। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ दूसरे कलर से। क्यों अंडरलाइन करना है? इसका पता लगाना है, इसका पता लगाना है, वो हम लगा लेंगे। क्या पता लगाना है? अपनी एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, चलो अब उसके पहले क्या लिखा हुआ है? देश के नाम। देश के नाम से मतलब जिस देश में हम रह रहे हैं उसका नाम। हम कहाँ रह रहे हैं? भारत में। और हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया है। तो मन में क्वेश्चन आ जाता है, मन में नहीं आया, हो सकता है एग्जाम में आ जाएगा, कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला। तो इंडिया शब्द बेटा आपका कहाँ से निकला? इंडस से। इंडस से निकला क्या? इंडिया। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला? इंडस से निकला। ठीक, ठीक है सर। और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि इंडिया शब्द कहां से निकला? इंडस से निकला। भारत के और नाम क्या है? भारत है और इंडिया है, ठीक है ना। और इंडिया को संस्कृत में क्या? सिंधु कहते हैं। ठीक, अभी हमें पता लगाना है, ये हम पता लगा लेंगे अभी, है ना। चलो आगे बढ़ो। क्या लिखा है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहा, ठीक है। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब सबसे पहले यह क्या लिखा है? कौन कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। सर वापस से आ गया वर्ष पूर्व। मैंने क्या बोला? समझ लेंगे, चैप्टर खत्म होगा या चैप्टर के बीच में समझ लेंगे, छोड़ूंगा नहीं इसको, है ना। क्या बोला है? उत्तर पश्चिम की ओर। अब याद करो, अपनी बुक पर बनाओ दिशाएं चारों जो मैंने आपको बताई। उत्तर कहाँ? उत्तर कहाँ आएगी आपकी? उत्तर दिशा कहाँ आएगी? अभी समझाया था, कई बार 4 बार समझा चुका हूं। उत्तर ये आपकी कौन सी दिशा? नीचे दक्षिण। राइट हैंड पे कौन सी दिशा? पूर्व। लेफ्ट हैंड पे कौन सी? पश्चिम। लेफ्ट हैंड पे कौन सी? पश्चिम। ठीक, तो क्या बोला है? उत्तर पश्चिम की ओर, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच ये क्या हुई आपकी? उत्तर और, यह कौन सी दिशा हुई है? उत्तर पश्चिम। क्लियर हुआ ना? उत्तर पश्चिम। तो क्या लिखा है? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, मतलब उत्तर पश्चिम से कौन आए? ईरानी। ईरानी कौन? जो ईरान देश के निवासी थे। जो ईरान देश के निवासी थे वो क्या कहलाए? ईरानी कहलाए। तो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों ने, और किसने? यूनानियों ने, जो यूनान देश के निवासी थे। यूनानियों ने क्या किया? सिंधु को हिदोस कहा और अथवा इंदोस कहा। जब हमारे देश का नाम क्या बताया? देश का नाम इंडिया, है ना। इंडिया को क्या बोलते हैं? कहां से निकला इंडिया शब्द? इंडिया शब्द कहां से निकला? इंडस से, ठीक है ना। और दूसरा नाम क्या है हमारे देश का? भारत है, ठीक। लेकिन कुछ व्यापारी थे, कुछ लोग थे, कुछ आक्रांता थे, जो कहां से आक्रमण करने वाले? आपके उत्तर पश्चिम से। किन देशों से आए? ईरान से आए, यूनान से आए। उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने, ईरानियों ने क्या बोला? सिंधु को क्या बोला? इंदोस बोला या हिदोस बोला। और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोला? इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोला? इंडिया बोला, ठीक। लेकिन हम ये तो बात हो गई आप किसकी? आपके इंडिया नाम की। इंडिया कैसे आया? किसने दिया? तो किन लोगों ने दिया? यूनानियों और ईरानियों ने। क्या बोला पहले? इंडोस बोला, है ना, हिदोस बोला। इसी वजह से फिर उसका नाम क्या पड़ गया?
इंडिया नाम पड़ गया। अब एक नाम और है हमारे देश का, भारत। हमारे देश के दो नाम, एक इंडिया, तो इंडिया समझ गए आप क्यों हुआ, किसने बोला। अब एक नाम और है भारत। तो भारत नाम कैसे पड़ा? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है। अब कोई कोई बोलते हैं कि एक भरत ऋषि हुए, है ना, तो भरत ऋषि के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। ठीक। अब अपनी बुक में क्या दिया हुआ है कि भारत नाम का प्रयोग कहाँ मिला है सबसे पहले? उत्तर पश्चिम में। यही तो है आपका उत्तर पश्चिम। भारत का नाम सबसे पहले कहाँ मिलेगा? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में लोगों को क्या रहता था? समूह रहता था। ठीक है, लोगों को क्या रहता था? एक समूह रहता था। वो समूह का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा? हमारे एक ग्रंथ है, वेद है, 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहला वेद कौन सा है बेटा? ऋग्वेद है। तो इन व्यक्तियों के समूह का उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? ऋग्वेद में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना। तो इस वजह से देश का नाम भी क्या हो गया? भारत पड़ गया। मतलब क्या कहना है उनका कि भारत नाम का एक समूह उत्तर पश्चिम में रहता था, उसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। तो हमारे देश के दो नाम, एक भारत और दूसरा क्या? इंडिया। इंडिया क्यों पड़ा ये भी बता दिया। कैसे पड़ा? यूनानियों ने रखा। ठीक है। और भारत नाम कैसे पड़ गया ये भी बता दिया मैंने बेटा आपको। ठीक। अब वही क्वेश्चन वापस से, क्या? अतीत के बारे में कैसे जाने? वही क्वेश्चन वापस से, अतीत के बारे में कैसे जाने। इससे पहले क्या पूछा था? अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, तो वो बता दिया था क्या क्या जान सकते हैं। अब क्या देखना है? अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, चल क्या लिखा है? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि कही जाती है। तो अब क्या बोला? अतीत को कैसे जाने पूछा है हमसे। अतीत को कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने? तो सबसे एक तरीका क्या हो सकता है अतीत को जानने का? अच्छा तरीका, जो उस समय किताबें लिखी गई हो, है ना। जैसे आज से 100 साल पहले मैं राजा था, है ना, मेरा कोई राज कवि रहा होगा। मैं राजा था और मेरा कोई राज्य कवि रहा होगा। ठीक है सर। अब वो राज कवि मेरी प्रशंसाओं में कई किताबें लिखेगा। ठीक है। फिर आज मेरा शासन है, आज से 100-200 साल बाद तो हो सकता है मेरा वंश ना रहे। आज से 100 साल 200 साल बाद मेरा वंश ना रहे, तो अब मेरे बारे में कोई कैसे जानेगा कि ये राम नाम का भी कोई राजा था? उसके बारे में कोई कैसे जानेगा? उसके बारे में कैसे जानेगा? सबसे पहला तरीका हो सकता है जो मेरे राज कवि थे उन लोगों ने जो किताबें लिखी थी उससे उसके बारे में, मेरे बारे में जाना जा सकता है। तो सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। क्या? अतीत के बारे में जानने का एक तरीका क्या है? जो उस समय में लिखी हुई किताबें। ठीक है। अब उस समय टाइपराइटर, टाइपिंग मशीन या कंप्यूटर ये चीजें तो नहीं होती थी। ये चीजें नहीं होती थी। तो ये चीजें नहीं होती तो फिर किताबें लिखी कैसे जाती थी? हाथ से। जितनी भी किताबें या कृतियां लिखी गई किससे लिखी गई? हाथ से लिखी गई। उन कृतियों को हाथ से लिखा गया, इसीलिए उन कृतियों को क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। तो हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले कि पांडुलिपि क्या होती है ना। तो क्या होती है? अतीत में या प्राचीन समय में व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई कृतियां, हाथ से लिखी गई पुस्तकें, वो क्या कहलाती? पांडुलिपि कहलाती है। क्या वर्तमान में किताबें वो भी सर पांडुलिपि है? कहाँ, वो तो सब टाइपराइटर से टाइप हो जाती है। तो पांडुलिपि कैसी हुई? वो तो प्रिंटेड हुई, है ना। चलो आगे क्या लिखा है? अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैनु से निकला है जिसका अर्थ हाथ है। अब समझ में आ गया पांडुलिपि क्यों बोलते हैं उसको? पांडुलिपि क्यों बोलते हैं? हाथ से लिखी हुई कृति को पांडुलिपि क्यों बोलते हैं बेटा? पांडुलिपि शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैनु किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और मैनु का अर्थ क्या होता है? हाथ। स्क्रिप्ट यानी जो पूरी चर्चा बताई हुई है, जो अंदर उसमें लिखा हुआ है वो पूरा क्या? स्क्रिप्ट है। आगे क्या लगा हुआ है? मेन्यू। मतलब हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट। तो उसे क्या बोलने लगे फिर? पांडुलिपि बोलने लगे। समझ में आया ना। चलो, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज
भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब मन में क्वेश्चन आता है, ये पांडुलिपियां हाथ से जो पुस्तकें लिखी जाती थी, ये कैसे लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी, किस पे लिखी जाती थी? तो क्या पहले पेपर्स होते थे? नहीं। फिर कैसे? ये लिपियां लिखी हैं ताड़ पत्रों पर। जो एक वृक्ष होता है ताड़, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर ये कृतियां लिखी जाती थी। पे आप देखना, आप कभी अगर देखो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर रामायण वगैरह या महाभारत वगैरह कभी देखना, वो एक बड़ा सा मोर का पंख लिए रहते थे, स्याही में डुबोते थे और पत्तों पर लिखते जाते थे। ठीक ठीक उसी प्रकार से पहले लिखते थे। और किस पर लिखते थे? एक पेड़ होता है भुर्ज नाम का, उसकी छाल को तैयार किया जाता था। वो एक जो पेड़ होता है हिमालय में पाया जाता है भुर्ज नाम का, जिसकी छाल यानी इसकी जो खाल होती है, आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर एक खाल होती है बेटा, उसको निकाल के उसको तैयार करके उससे क्या बना लेते थे? भोजपत्र बना लेते। और भोजपत्र पर उन लिपियों को या जो लिखना होती थी कथा कहानी, उसको लिखा जाता था। ठीक है ना? तो अतीत के बारे में जानने का पहला तरीका क्या बता दिया? सबसे अच्छा तरीका क्या? उस समय जो पुस्तकें लिखी हुई उन्हें पढ़ना। पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसीलिए उन्हें पांडुलिपि बोलते थे। पांडुलिपि क्यों बोलते थे? पांडुलिपि किससे निकला है? पांडुलिपि किस शब्द से निकला है? मैन्युस्क्रिप्ट से निकला है। मैन्युस्क्रिप्ट ने, मैनु एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ, मतलब हाथ से तैयार की हुई कृति। ठीक। अब लिखते किस पर थे? आपके भोजपत्र पर, और दूसरा क्या? एक भोजपत्र पर, दूसरा ताड़पत्र पर। ठीक है ना? चलो, ये अतीत के बारे में जानने का पहला तरीका है। दूसरा, अब मन में क्वेश्चन आ जाता है, सर कैसी दिखती थी ताम्रपत्र, या क्या बोलते कैसी दिखती थी पांडुलिपि? तो क्या लिखा हुआ है? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पहले, मतलब 2023 चल रहा है, 1000 वर्ष पहले जाओगे तो उस समय घटना होगी 1023 की। 1000 वर्ष पहले जाना है ना, तो घटना कब की होगी? 1023 की। तो 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसको अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। अब पत्ते तो छोटे छोटे, उनको पूरा कैसे किया जाए? तो किताब बनाने के लिए क्या करते थे? उन पत्तों को काटकर उनकी क्या अलग अलग से बांध देते थे, तो आपकी क्या ताम्रपत्री क्या बन जाती? किताब बन जाती। ठीक है ना? तो ये बात है 1000 साल पहले की, आपको देखी दिखाई दे रही है। ये भाषा इसकी अलग है, ना आप समझ पाओगे ना मैं समझ पाऊंगा। उस समय की लिपि अलग, भाषा अलग। ठीक है ना? तो ये क्या है? ताम्रपत्र है ना? और उस पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है स्याही से, पेन से, या जो उस समय मोर के पंख या जो भी लेते हो लिखने में, उससे लिखा हुआ है। किस पर लिखा हुआ है? ताम्रपत्र पर। तो ये भी क्या है? आपकी एक प्रकार से पांडुलिपि है। और यही पांडुलिपि आपके अतीत को जानने में क्या होगी? मददगार साबित होगी। लेकिन सर इस पे जो भाषा लिखी है वो तो समझ ही नहीं आ रही है। जो इतिहासवेत्ता होते हैं, हिस्टोलॉजर होते हैं, है ना, हिस्टोग्राफर होते हैं, वो क्या करते हैं? इस भाषाओं को पढ़ने का, इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कुछ हद तक कर भी लेते हैं, कुछ हद तक नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे? आगे क्या लिखा हुआ है? इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है ना? अब 1000 साल पहले की मैंने आपको क्या दिखाई? ताम्रपत्र दिखाया, पांडुलिपि दिखाई। तो क्या सर सभी पांडुलिपियां, हो सकता है कुछ 1500 साल पहले लिखी हो, कुछ 1800 साल पहले लिखी हो, कुछ 3000 साल पहले लिखी हो, वो अभी तक सुरक्षित रहेंगी? नहीं। अगर उनका रखरखाव सही नहीं होगा तो उन पांडुलिपियों क्या खा जाएंगे? उनमें कीड़े लग जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे। और कैसे नष्ट हो सकती हैं वो? मान लो किसी दूसरे देश का राजा आक्रमण करने आया मेरे देश पर। अब उसे पता है मैं अपने देश का क्या हूं? एक महान राजा हूं। तो आने वाली पीढ़ी मेरी महानता के बारे में जानेगी, है ना, मेरी वीरता के बारे में जानेगी। कैसे जानेगी? जो पांडुलिपि लिखी हुई है। तो राजा क्या चाहता है? जो आक्रमण मेरे ऊपर करने आया वो क्या चाहता है? कि आने वाली पीढ़ी मेरे नाम पर या मेरी जो वीरता है इसके बारे में ना जान सके। तो सबसे अच्छा तरीका है, कैसे नहीं जानेगा? वो मेरे प्रशंसा में जो लिखी हुई जितनी भी किताबें हैं, पांडुलिपियां हैं, उन्हें क्या करवा देगा? नष्ट करवा देगा, और अपने लिए अलग से लिखवा लेगा।
मतलब मुझे तो अब कोई आने वाली पीढ़ी जान ही नहीं पाएगी। क्यों? मेरे बारे में जो पांडुलिपि है वो क्या बोलते हैं, या तो नष्ट कर दी गई है, या तो उन्हें कीड़ों ने खा लिया है, या फिर वो बची नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हुआ ये चीज। आगे क्या लिखा हुआ है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि प्रकार की विषयों में चर्चा मिलती है। यही तो मैंने बताया, जैसे मैं राजा हूं, मेरे बारे में चर्चा मिल जाएगी। मैं वैद्य हूं, मेरे बारे में चर्चा मिल जाएगी। मैं वैज्ञानिक हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैंने जो खगोल विज्ञान में कार्य किए उसके बारे में चर्चाएं मिल जाएंगी। ये सब चर्चाएं कहाँ मिलेंगी? पांडुलिपियों में मिलेंगी। अब मन में क्वेश्चन आता है, सर ये पांडुलिपियां जैसे हाथ से बनी इसलिए पांडुलिपि बोलते, याद है ना? हाँ, ये पांडुलिपियां मिलती कहाँ है? क्या तो आपको मंदिरों में रखी हुई मिल जाएंगी, या बिहारों में। सर बिहार मतलब बिहार अपना राज्य नहीं, विहार लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो बौद्धों के धार्मिक स्थल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिहार होते हैं, बिहार बोलते हैं। हम हिंदुओं के धार्मिक स्थल को मंदिर बोलते हैं, है ना। मुस्लिमों के धार्मिक स्थल को मस्जिद बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से बिहार होते हैं किसके? बौद्धों के धार्मिक स्थल। अब फिर वही बात आ जाती, पांडुलिपियों में किसकी चर्चा मिलती है? राजाओं के जीवन की, औषधियों की, है ना, और आक्रमण हुए इन सब के बारे में क्या चर्चा मिल जाती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। क्या लिखा है? पांडुलिपियां मिली छोटी छोटी, छोटी छोटी आपकी किताबें मिल गई, लेकिन इसके अतिरिक्त कई महाकाव्य भी मिलते हैं। महाकाव्य यानी जो बड़ा सा काव्य हो, जिसमें बहुत सा एक व्यक्ति की जीवन की और उसके वंश की पूरी क्या लिखी हो, गाथा लिखी हो, वो क्या कहलाएगा? महाकाव्य कहलाएगा। कुछ नाटक भी मिलते हैं। ठीक है ना। चलो, अब ये पांडुलिपियां, मन में क्वेश्चन आता है, सर ये पांडुलिपियां किन भाषाओं में लिखी जाती थी? जैसे एक भाषा मैंने आपको दिखा दी, ये पांडुलिपियां संस्कृत में भी लिखी जाती थी, ये पांडुलिपियां तमिल में भी लिखी जाती थी। तमिल भाषा बहुत पुरानी है आपकी, है ना। और ये पांडुलिपियां प्राकृत भाषा में भी लिखी जाती थी। संस्कृत और तमिल में कौन लिखता था? जो बड़े बड़े विज्ञान क्या बोलते हैं, विद्वान थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो अपनी पांडुलिपियां किस में लिखते थे? संस्कृत भाषा में लिखते थे, तमिल भाषा में लिखते थे। लेकिन जो आपके और हमारे जैसे आम लोग थे, जो आपके और हमारे जैसे आम लोग थे, वो जो जनहित की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा, जो जैन धर्म में भी अपनाई गई है, प्राकृत भाषा का क्या करते थे? लिखने के लिए प्रयोग करते थे। तो ये पांडुलिपियों में आपको क्या क्या मिलेगा? कहाँ कहाँ मिलती हैं? कुछ नष्ट हो गई हैं, है ना। और उसके अलावा इनमें कौन कौन सी भाषाओं को यूज किया गया है, ये सब आपको इसमें बताया गया है। समझ में आया बेटा? चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है आगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अब ये सर अभिलेखों की बात कहां से आ गई? अभी तो पांडुलिपि के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या बोला था? अतीत को जानने का एक स्रोत क्या हो सकता है? पांडुलिपि हो सकता है। अतीत को जानने का एक स्रोत क्या हो सकता है? पांडुलिपि हो सकता है। दूसरा स्रोत क्या हो सकता है? अभिलेख हो सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर ये अभिलेख होते क्या है? तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। अतीत को जानने का पहला तरीका क्या बता दिया? पांडुलिपि। दूसरा तरीका अभिलेख। ठीक है ना, अभिलेख। अब सर क्या होते हैं अभिलेख? अभिलेख क्या होते हैं? मन में क्वेश्चन आता है। अभिलेख क्या होते हैं बेटा? एक पत्थर लिया और पत्थर की कटिंग करवाई, उसको बढ़िया तराश लिया, या फिर कोई एक धातु ली, है ना, और धातु की कटिंग करवाई, उसको तराश लिया। उस धातु पर क्या करो? अपने धातु की कठोर सतह पर लेख उत्कीर्ण कर दो, लेखों को लिख दो। उत्कीर्ण करना यानी लिखना, ठीक है ना, लिख दो। जैसे आप बोलते हो कहावत सुनी होगी, पत्थर की लकीर। पत्थर पर जो लकीर खींच दो वो मिटती नहीं है ना, पत्थर की लकीर मिटती नहीं है। तो ये अभिलेखों का यूज क्यों किया जाता था? अभिलेखों का यूज या उपयोग क्यों करते थे? पत्थरों का। ये हाल फिलहाल नहीं मिटेंगे। पांडुलिपियों को कीड़े खा सकते हैं,
उन्हें नष्ट कर सकते हैं। पत्थर को क्या कीड़े खा जाएंगे? नहीं खा पाएंगे सर। इन्हें आसानी से नष्ट भी किया जा सकता है? नहीं सर। तो आप देखोगे वर्तमान में हमारे एक सम्राट हुए अशोक, उनके कितने सारे अभिलेख मिलते हैं ना, उनके बारे में उसी से पता चलता है। तो राजा महाराजा ऐसा करते थे, क्या करते थे, एक पत्थर लिया या कोई एक धातु ले ली, उस धातु पर अपनी प्रशंसा में क्या करवाते थे, लेख उत्कीर्ण करवाते थे, अपने लेख लिखवाते थे, है ना, या अपने आदेश लिखवाते थे। क्यों? एक तो अपनी प्रशंसा में लेख लिखवा लेते थे, दूसरा एक कुछ आदेश भी लिखवाते थे। अब पहले माइक वगैरह तो था नहीं, तो नगर में पूरे में जाके चिल्लाओ, इससे अच्छा क्या करो, अपने आदेश को या अपनी प्रशंसा को एक पत्थर पर लगाओ, लिखवाओ और उस पत्थर को नगर के बाहर लगा दो। जितने भी लोग वहां से निकलेंगे तो लोग उन्हें क्या करेंगे, देखेंगे उस पत्थर को, उसे पढ़ेंगे और जो नियम बनाए हैं उस पत्थर को पढ़ के वो पालन करेंगे। तो लोगों ने समझ में आ जाएगा कि ये पत्थर किसका है, राजा की नीचे मोहर लगी है, राजा का है, राजा ने ये आदेश दे दिया है कि अब ऐसा ऐसा करना है, ये पालन करना है। इसीलिए लोग क्या करते थे, पत्थरों का भी यूज करते थे। ठीक है ना। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों को भी अपने कार्यों का विवरण उत्तीर्ण करवाए हैं। जैसे अभी कुछ अभिलेख मैंने क्या बता दिया आपको, ऐसे होते थे जो आदेश देने के लिए, है ना, जनहित तक बात पहुंचाने के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए ऐसे अभिलेख लगाए जाते थे पत्थरों पर या धातुओं पर। लेकिन कुछ अभिलेख कैसे होते थे, ऐसे भी होते थे जिसमें राजाओं और रानियों और स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य उत्तीर्ण करवा दी। मतलब मैं राजा हूं, मैं रानी हूं, मैंने जो कार्य किए, आदेश के लिए अभिलेख लगवा दिए, प्रशंसा के लिए लगवा दिए और कुछ नियम कानून उसके लिए भी लगवा दिए। लेकिन मैंने देखा मैंने कुछ कार्य किए हैं, अब मेरे कार्य आज तो चलो लोगों को पता है, कल मैं नहीं रहूंगा तो मेरे कार्य लोगों को कैसे पता चलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, अपने उन कार्यों को एक पत्थर पर लिखवा दूंगा और पत्थर का क्या बना दूंगा, अभिलेख बना दूंगा। तो अभिलेख ऐसे भी उपयोग में आए हैं। कैसे? कुछ राजा रानी हुए, उन लोगों ने अपने कार्य, या कुछ व्यक्ति हुए, उन्होंने अपने कार्य पत्थरों पर लिखवा दिए और पत्थर को लगा दिया। लंबे समय तक ये पत्थर हाल फिलहाल तो नष्ट होगा नहीं, ना इसे कीड़े खाएंगे, ना इसे बारिश पे गला देगी, ना इसे गर्मी फोड़ देगी, कुछ नहीं होगा, ना बर्फ गिरेगी तो खराब हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो सालों साल पत्थर बना रहेगा और सालों साल लोगों को पता चलता रहेगा कि राजा जो हुए हैं उन्होंने ये कार्य करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित किए विजय का लेखा जोखा करते थे। उदाहरण दे रखा है कि लोग ऐसा क्यों करते थे, ज्यादातर शासक क्या करते थे, लड़ाई लड़के आए, है ना, लड़ाई लड़के आए, अब उनकी ये विजय लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों को इसके बारे में कैसे पता चले, क्या करते थे, सबसे अच्छा उसको पत्थर पर अंकित करवा दो। वर्तमान समय में भी ऐसा होता है सर। अभी कहाँ होता है, आप देखना, कोई सड़क बनाई जाती है या किसी नए भवन का निर्माण होता है, तो आप बेटा देखना आपके स्कूल के आसपास या कहीं जब सड़क बनाई जाती है तो वहां एक पत्थर लगा दिया जाता है, लिख लिख कर, क्या, इस सड़क का निर्माण या इस बिल्डिंग का निर्माण, इस भवन का निर्माण इस व्यक्ति द्वारा करवाया गया है, लिखा रहता है। मतलब उन्हें पता है अखबार में एक दिन आएगा, अगले दिन लोग अखबार पे पुआ जलेबी खा लेंगे या कोई नाश्ता कर लेंगे, लेकिन ये जो पत्थर लगाया है ये लंबे समय तक चलता रहेगा, जब तक वो भवन रहेगा ये पत्थर तब तक लगा ही रहेगा। यही काम कौन करते थे, शासक करते थे। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं क्या है, इसमें। हाँ, लगभग, हाँ, एक वो दिया हुआ आपको अभिलेख दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है दिखाई दे रहा है आपको मैप में, सॉरी बोर्ड पे, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक अभिलेख है। ये क्या है, एक अभिलेख, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखना। और क्या लिखा हुआ है, यह अभिलेख लगभग 2500 वर्ष पुराना, वर्तमान में कहाँ स्थित है, अफगानिस्तान एक देश है, उसकी एक जगह है, क्या, एक शहर है अफगानिस्तान का, कंधार में स्थित है। यह अभिलेख किसने लिखा है, अशोक एक शासक हुए हैं, उनके द्वारा जो उन्होंने आदेश दिए उन आदेशों को इस अभिलेख पर अंकित किया गया है। थोड़ा सा पीछे रिकॉल करो बेटा, मैंने क्या बोला था, राजा अभिलेख क्यों लगाते थे, अपनी आदेश देने के लिए, अपनी विजय बताने के लिए, अपनी प्रशंसा करने के लिए, नियम बताने के लिए। सेम चीज यहाँ एक राजा हुए हैं मौर्य वंश के, अशोक,
उन्होंने भी अभिलेख क्या किए, एक अभिलेख लगवा दिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये अभिलेख आपको कहाँ मिलेगा, कंधार में। कंधार कहाँ है आपका, अफगानिस्तान में। अब इस अभिलेख पर है क्या, इस अभिलेख पर अशोक के जो कार्य हैं, अशोक के जो आदेश हैं, उनको क्या किया गया है, उत्कीर्ण करवाया गया या लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। अब ये अशोक का जो नाम दिया हुआ है ना, जब अपन चैप्टर 7 पढ़ेंगे ना, उसके बारे में शासक के विषय में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। जब कुछ लोग लिखते हैं तब कि हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों की बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषाओं में। क्या बोल रहा है पाठक, आपका जो पाठ जिसने लिखा है, कि जब हम कुछ लिखते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी लिख रहे हैं, आप भी हिंदी लिख रहे हो, मैं भी हिंदी लिख रहा हूँ, तो हिंदी तो भाषा है, क्या इसकी कोई लिपि नहीं है? बिल्कुल है सर। कौन सी है? हिंदी देवनागरी हिंदी देवनागरी लिपि की भाषा है, मतलब हिंदी की एक लिपि है और लिपि से फिर भाषा बनी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब ये अशोक ने लिखा तो ये भी, इसमें भी कुछ क्या रही होंगी, लिपि रही होंगी, है ना, और भाषा रही होगी। क्या लिपि को पढ़ सकते हैं? नहीं। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ बोलते या लिखने में आप लिपि का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन बोलने और पढ़ने में हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम हिंदी को बोलते हैं, मैं अभी बोल ही रहा हूँ, हिंदी को लिखते हैं, ये लिखा हुआ है तो प्रयोग कर रहे हैं हिंदी का। लेकिन इसकी और कुछ करना हो, पढ़ना हो तो भी भाषा का, लिखना हो तो हो सकता है हम देवनागरी लिपि का यूज कर लें। देवनागरी लिपि क्या, मात्राएं लगा रहे हैं, ये सब चीजें। चलो ठीक। तो सेम नीचे यही दिया हुआ है, ये जो अभिलेख है, इस उस समय इस क्षेत्र में कौन सी, यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियां थी, और उन लिपियों और भाषाओं में ही क्या लिखा गया है, अभिलेख लिखा गया है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले, ये अशोक का जो अभिलेख मिला है कहाँ मिला है, अफगानिस्तान के कांधार में। इसमें किन दो लिपियों और भाषाओं को प्रयोग किया गया है, कौन कौन सी? एक आपकी यूनानी और दूसरी आपकी कौन सी, अरमाइक। समझ में आ गया ना। तो अतीत के जानने के दो स्रोत पढ़ लिए हमने, एक पांडुलिपि और दूसरा क्या आपका, दूसरा क्या, अभिलेख, ठीक है। एक पांडुलिपि और दूसरा क्या आपका, अभिलेख, ठीक। चलो क्लियर हुआ आपको, यहां तक समझ आया? अब उम्मीद करता हूं बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसका आगे का बचा हुआ चैप्टर थोड़ा सा है, वो अब क्या करेंगे आपके अगली क्लास में देखें, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।